हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड अर्थ क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने कल बात किया था मानव भूगोल के चैप्टर का, और आज हम बात करेंगे मानव भूगोल से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है ना। जो आते ही आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं आता, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करेंगे। लगभग 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर एक साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अर्थात मानव भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एस्टेब्रो, दूसरा है टॉलमी, तीसरा है हैकवेल, चौथा है रैटजेल। अर्थात मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, अर्थात मानव भूगोल की परिभाषा में कौन नहीं आता है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है कि मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, मतलब 21 में नहीं पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना 110% है। क्वेश्चन है कि मानव निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, तो पहला है क्षेत्रीय विभिन्नता, तो ये मानव भूगोल से बिल्कुल संबंधित है, हमने कल पढ़ाया हुआ था। मात्रात्मक क्रांति देख लेते हैं, फिर अस्थानिक संगठन, ये तो बिल्कुल है। अन्वेषण एवं वर्णन, ये बिल्कुल है। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल की परिभाषा में नहीं आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने कल पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 3 मानव भूगोल, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसका है, तो पहला है रिटर, ऑप्शन बी रैटजेल, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल, ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने संभववाद की परिभाषा को दिया था। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 का ऑप्शन सी सही है। अर्थात मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, और ये कथन किसने कहा था, तो कुमारी सैंपल ने कहा था मानव परिभाषा के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखना है कौन ऐसे विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो पहला है कुमारी सैंपल, तो ये तो हैं क्योंकि इन्होंने कहा था मानव भूगोल परिवर्तनशील और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस तरह से कुमारी सैंपल हैं। रैटजेल जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, तो बिल्कुल हैं। बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है ना, ये नहीं है। हंटिंगटन बिल्कुल हैं, ठीक है ना। हंटिंगटन ने हमने बताया था कल के चैप्टर में, हंटिंगटन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही है। बर्ट्रैंड रसेल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप 4 ऑप्शन देकर आपको बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता था, मानव भूगोल की परिभाषा को सिद्ध नहीं करता है। पहला है समकलात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये तो बिल्कुल लग रहा है। दैवता पर आश्रित मानव भूगोल की परिभाषा में आता है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर, जो मानव भूगोल की परिभाषा में नहीं आता है, मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। इस तरह से इसका आंसर होगा समकलात्मक अनुशासन। अर्थात निम्नलिखित कथनों में से मानव भूगोल की वर्णन कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन ए है जो मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होता है। और प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया अर्थात संबंधों का अध्ययन भी क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है। ये आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स होता है मानव भूगोल की परिभाषा में। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या कहता है, तो मानव भूगोल प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का एक तरह से अध्ययन का विषय है, जिसे मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह से इसका आंसर अगर देख लेते हैं ऑप्शन, तो बुद्धिमत्ता, तकनीकी, समझबूझ, भाईचारा। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा तकनीकी, ठीक है ना। मतलब प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक तकनीकी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अगर मानव की मूल आवश्यकता कौन कौन सी होती है, मूल क्रियाएं कौन कौन सी होती है,
तो गृह निर्माण होता है, बात सही है। वस्त्र उद्योग होता है, मानव की मूल आवश्यकता में वस्त्र होता है, मतलब कपड़ा, रोटी और मकान, ठीक है ना। इस तरह से मानव की मूल आवश्यकता में से कपड़ा तो वस्त्र उद्योग, कपड़ा, रोटी मतलब कृषि और मकान मतलब गृह निर्माण। परिवहन नहीं आता है, मतलब एक मनुष्य की मूल आवश्यकताएं क्या क्या होती है, तो रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आज के दौर में पूछें तो एंड्रॉयड फ़ोन, चार्जर और हेडफोन, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण यंत्र हैं जो मानव के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से 7 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संभववाद अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात संभववाद की जो अवधारणा एक फ्रांस के एक विद्वान होते हैं फैब्रिक द्वारा जो दिया जाता है, उन्होंने कहा था प्राकृतिक घटक और मानव घटक को संभववाद के महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना गया। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अर्थात कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटक और मानवीय क्रियाएं, दोनों क्रियाएं मानव भूगोल के संभववाद की परिभाषा में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो नौ निश्चयवाद की भी परिभाषा किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। जैसे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर, क्योंकि इन्होंने ही नौ निश्चयवाद की परिभाषा को दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब भौगोलिक सूचना का स्रोत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो अगर भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं देखते हैं, तो यात्रियों का विवरण भौगोलिक सूचना का बिल्कुल स्रोत है। यात्रियों को यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भी हमें भौगोलिक सूचना की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन मानचित्रों के माध्यम से भी हमें भूगोल में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चंद्रमा के चट्टानी और पदार्थों के नमूनों से तो बिल्कुल सही है। मतलब जब 3 ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। मतलब कहीं ना कहीं भौगोलिक सूचना का एक स्रोत कौन नहीं है, तो प्राचीन महाकाव्य नहीं है। और यह क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अधिक बार एग्जाम में आया वो भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पूछ रहा है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र पहला लिंग भूगोल बिल्कुल है, सैन्य भूगोल बिल्कुल है, चिकित्सा सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल नहीं है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इस तरह से आपके मानव भूगोल से संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। हाँ, यहाँ 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया है। क्वेश्चन पूछता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, रैट जेल को कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है 1990 के दशक को मानव भूगोल में आधुनिक ठीक है ना काल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आधुनिक मानव भूगोल का जनक तो किसे कहते हैं, तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक रैट जेल को माना जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं जनरल वारेनियस, ठीक है ना, एक बुक होता है जर्नलिस्ट के लेखक जर्नलिस्ट ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। नंबर कौन है, तो वारेनियस। एंथ्रोपोजियोग्राफिया के लेखक कौन है, ठीक है, तो रैट जेल। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।